धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। નમસ્કાર, એક્ઝોટિક વેબ મીડિયા ડિજિટલ ચેનલ વર્લ્ડ વાઇડ માં आप सबનું हार्दिक स्वागत करूं છું। एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ विश्व महिला दिन अंतर्गत ये हमारा शो है और आज हमारे साथ है सूरत की बहुत ही जानी मानी और ब्यूटीफुल डॉक्टर दीप्ति पटेल, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है और साथ में IVF स्पेशलिस्ट है एंड एंडोस्कोपीज में वो स्पेशलिस्ट है। तो दीप्ति जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में। सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक्सोटिक परिवार और डीप साउंडाइज ज्वेलर्स परिवार की ओर से। थैंक यू जी। तो एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे साथ है डॉक्टर दीप्ति पटेल। तो उनसे हम आज जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी और जिस तरह से आज वो एक सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। सूरत की बहुत ही जानी मानी डॉक्टर है ये। साथ में डॉक्टर ही नहीं, बहुत कुछ वो करती है, सोशल एक्टिविस्ट भी है और काफ़ी जगह पे वो समाज सेवा का कार्य भी करती है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि वो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैसे बनी और किनकी प्रेरणा से हुई है डॉक्टर, और क्या इनका शौक था या उनके परिवार में कोई था, किस तरह से वो डॉक्टर बनी, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जी दीप्ति जी, बताइए। नमस्कार। बस आपने बताया कि कैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट और इतनी जो स्पेशलिटी है वो कर पाई। उसके लिए मैं भी एक, सब बच्चे होते हैं वैसे, एक बहुत ही सामान्य लड़की थी, लेकिन छोटी थी तब से मुझे पढ़ने में बहुत ही दिलचस्पी थी। कभी भी देखो तो सब लोग बोल रहे थे, मेरे जो परिवार के लोग हैं, कि आप कभी भी, हमको याद आती है आपकी बचपन की, तो आपके हाथ में हमेशा बुक्स ही देखते थे। मुझे ऐसे दूसरा कोई, छोटी थी तभी कोई शौक नहीं था और तभी इतना कोई सोशल मीडिया नहीं था। तो अच्छी बात है हमारे लिए कि हम लोग पढ़ने में ध्यान कर रहे हैं। और जो व्यायाम है या तो फिर जो अभी खेलकूद है या तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है पढ़ने के साथ, वो कोई हमारे टाइम पे कुछ था नहीं। और वैसे भी मेरे को पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी थी, तो हमेशा पढ़ती रहती थी। और जब भी मेरी एग्ज़ाम होती थी तो हमेशा मैं फर्स्ट आ रही थी और बहुत ही अच्छे मार्क्स से फर्स्ट आ रही थी जी। तो मेरे परिवार में, खास तो मेरे फादर, वो जो BSc हुए थे वो ज़माने में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी से, और वो उसने केमिस्ट्री में किया था BSc। तो उनका काफ़ी साइंस के प्रति लगाव था। तो मुझे भी ऐसा था कि मैं कुछ साइंटिस्ट बनूं या तो केमिकल का कुछ उसके अंदर कुछ नया सा कुछ मेरा कुछ अलग करने का कुछ प्रयास करो। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी बड़ी होने लगी तो मेरे फुआ थे जी, वो डॉक्टर थे। उनका लड़का भी डॉक्टर था और डॉक्टर था, तो हम लोग बड़ोड़ा में रहते थे, तो हमेशा वो आता रहता था, हॉस्टल में रहता था, पढ़ता था। तो कभी महीने में, 2 महीने में एक बार मिलने को आते थे। तो मैं देख रही थी कि लोग उनको इतना सारा रिस्पेक्ट दे रहे थे। और मैं बात करी तो 68-69 की बात कर रही हूँ, तभी तो बहुत कम लोग डॉक्टर होते थे। तो देख के मेरे को लगता था कि हाँ, ऐसा कुछ करना है तो ऐसा ही करने का, कि जिससे अपने को सबका सम्मान भी मिले और अपने कुछ अच्छा कर भी पाए। जी जी जी। और वैसे चलते चलते मेरा 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने पास किया। मेरा सूरत में, बड़ोड़ा में मेरा जो सिटी है उसमें रैंकिंग भी अच्छी थी। फिर 12th में भी मैं अच्छे से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाई। MBBS तो हो गए, हमेशा 1 to 10 में मेरा रैंकिंग रहता था। फिर जब ये फाइनल ईयर में पास हो गई, मेरा 3rd नंबर था, तो
थोड़ी तकलीफ वो थी मेरे को कि कौन सी लाइन में जाऊँ। जी और मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को गायनेक तो नहीं बनना है। हाँ। वो पहले डिसाइड कर लिया था जी, कि जब जी। हम लोग सेकंड थर्ड ईयर में जाते थे तभी जो गायनेकोलॉजिस्ट की लाइफ थी जी। और जो टाइप का काम हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि नहीं ये इसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। जी, जी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करके पीडियाट्रिशियन बनने का शौक था कि जैसे बच्चों के साथ बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, उनको अच्छा करने का, उनसे प्यार करने का। वैसे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं पीडियाट्रिशियन ही बनूंगी और जी। तभी जिसका फर्स्ट सेकंड रैंक आता था उनको ही पीडियाट्रिक की लाइन मिल रही थी। तो वैसे मेरी अच्छी मार्किंग थी तो मुझे उसमें भी मिल रहा था। जी जी जी। तो मैंने पीडियाट्रिक के लिए डॉक्टर निर्मल जोरा है जो अभी बहुत ही जी, सूरत के हाँ, बहुत नाम ख्यातनाम डॉक्टर है, जी, जी। उनके वहाँ मैंने थोड़े दिन गई। वहाँ बहुत ही अच्छा उनका हॉस्पिटल चल रहा था। तभी तो एक हॉस्पिटल नहीं थी, उनका सलामत जी, जी, संग्रामपुरा में जी। हॉस्पिटल चल रही थी। जी डॉक्टर विपिन देसाई के साथ भी मैंने काम किया। फिर मुझे लगा कि अभी थोड़ा एक डॉक्टर को ज़रूरत थी गायनेकोलॉजिस्ट की कि थोड़े दिन मेरे साथ कोई काम करे या मेरा कुछ हाउसमेट्स के हिसाब से काम करे। जी। तो मैं वहाँ करने को गई तो मुझे गायनेक लाइन पसंद आ गई। मतलब जैसे कहाँ वो से कहाँ आपकी जो या। लाइफ जर्नी थी, पहले तो आपको डॉक्टर बनना नहीं था, डॉक्टर बनना था, वो भी एक पीडियाट्रिशियन बनना था। और पीडियाट्रिशियन में आपने जाके वहाँ भी देख लिया और जिस तरह से काम कर रही थी तो वहाँ से अचानक से आपको ऐसा विचार आ गया कि अभी तो मुझे जो नहीं बनना था वो ही आप बन गई अभी। हाँ, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे वो बहुत जी। ही होनहार डॉक्टर थे। अनफॉर्चुनेटली अभी वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको जी। बहुत मिस कर रही जी। हूँ। वो डॉक्टर मंजुला रामैया, जी, जी। उनका जो रहने का, उनकी जो डेडिकेशन था, उनकी ऑनेस्टी थी और उनका जो अपनी जो प्रोफेशन है उसके प्रति जो लगाव था वो मेरे को बहुत ही टच कर गया। जी, जी, ऐसा जी। लगा कि ऐसे शांत सौम्य होके भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं और हो सकते हैं। जी, जी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट ही बनूंगी। और मैडम मेरे को बहुत ही अच्छे से रखते थे। मैं बहुत ही छोटी थी लेकिन इतना दिल से मेरे साथ व्यवहार करते थे। जी। इन्होंने बताया कि जब मैं गायनेक में मेरे को एडमिशन मिला, मैं उनको मिलने के गई, फाइनल ईयर मेरा हो गया। फिर बात हुई तो बोला कि तुम ऐसे खाली गायनेक करके मत बैठना, मेरी सलाह ये है आप आगे बहुत सारे फील्ड है उसमें धीरे काम करते जाओ और उस पर आप आगे बढ़ने का। तो एंडोस्कोपी का उनको बहुत ही ऐसा था कि मैं अच्छी सी एंडोस्कोपिस्ट बनूं। तो मैंने जब भी पहले तो मैंने 1990 में प्रैक्टिस चालू किया। जी प्रैक्टिस चालू किया, अच्छी चल रही थी। फिर मैडम का मुझे काफ़ी बार बताया कि अभी एंडोस्कोपी का बहुत सारा इन्वेंशन हो रहा है, बहुत अच्छे से सर्जरी कर रहे हैं, तो आप भी क्यों ट्राई नहीं करती है। तो फिर मैंने 96 में जर्मनी में ट्रेनिंग हो रही थी तो मैंने वहाँ बुकिंग करवाई थी। वहाँ तभी तो 3, 4, 5 साल में बुकिंग मिल रही थी। फिर मेरे को वहाँ 2000 में मेरा वहाँ जाने का ऑर्डर आया कि आपको एडमिशन मिल सकता है। तो तभी मेरा बच्चा छोटा जो मेरा यश है वो हार्डली 6-7 मंथ्स का था। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मैं क्या करूँ। अभी उसको रख के मेरे को 3 महीने की ट्रेनिंग थी, 3 to 6 मंथ्स की, तो मैं कैसे जाऊँ। फिर जाने का मन तो बहुत था लेकिन बच्चा छोड़ के जाने का भी थोड़ा डिसाइड करने का तकलीफ था। तभी मेरे हस्बैंड ने, डॉक्टर दीपक, उन्होंने मेरे को बहुत ही पुश किया कि मैं यहाँ हूँ, मैं बच्चे को अच्छे से संभाल लूँगा। मेरा नील था वो तभी 10 साल का था, 10-11 साल का था। उसने भी बोला कि मम्मी मैं बराबर क्या कर लूँगा, स्कूल के आके मैं भाई को संभाल लूँगा। तो फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करी और फिर मैं उस टाइम पे आपने मतलब जर्मनी गए और ट्रेनिंग ली। मैंने पूरी ट्रेनिंग की। और अभी मेरा मुझे संतोष ये बात का है कि वहाँ से मैं ट्रेनिंग करके आई, फिर अच्छे से कर रही थी। अभी 3D एंडोस्कोपी मैंने लिया है करीब 6-7 साल के से और बहुत कम लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है। जब भी मैंने लिया तभी हार्डली इंडिया में 6 to 7% के पास था। तो मैंने वो टेक्नोलॉजी लेके अभी हमारे यहाँ टर्शियरी सेंटर, मतलब कि
जो भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ऑपरेशंस होते हैं फीमेल के, वो मैं एंडोस्कोपी से कर सकती हूँ। और उसके लिए मुझे बहुत ही भगवान का, मेरे फैमिली का और डॉक्टर रामाया का मैं बहुत ही मतलब आपने बताया कि जो रामाया डॉक्टर थी उन्होंने आपको मोटिवेट किया, तभी आप एक जो चेंज आपकी लाइफ में आया कि पीडियाट्रिशियन की जगह आप गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनना था, फिर भी आप एक सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बन गई है, साथ में आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी है। और जिस तरह से आपने बताया कि एंडोस्कोपिस में आप काफ़ी आगे है, लोगों से काफ़ी आगे है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी आप काफ़ी आगे है। आपकी जो हॉस्पिटल है लव एंड केयर हॉस्पिटल, वो भी काफ़ी फेमस है सूरत के लिए, काफ़ी बड़ा नाम है इस हॉस्पिटल का। और वही हॉस्पिटल की आज जो मेन संचालक है वो डॉक्टर दीप्ति पटेल आज हमारे साथ है। उन्होंने उनकी लाइफ जर्नी शेयर की कि वो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैसे बनी, और साथ में जिस तरह से उनकी जर्नी थी कि छोटे बच्चे थे फिर भी बच्चों ने सपोर्ट किया उनको, उनके हस्बैंड ने सपोर्ट किया। और मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये हमारा जो शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में, जो आत्मनिर्भर नारी है वही ये इंटरव्यू में आ रही है, वही लोग आ रहे हैं। और ये दीप्ति बहन वैसे आत्मनिर्भर नारी है, लेकिन आत्मनिर्भर नारी तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको भी आत्मनिर्भर बनाने की वो कोशिश करते हैं। तो वो भी हम आगे बात करेंगे उनसे कि जिस तरह से वो सोशल एक्टिविस्ट है वो भी हम बात करेंगे। तो जी मैम, आपकी जो संस्था है लव तापी केयर, तापी फाउंडर है उनकी, और दूसरी जो लव एंड केयर चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके द्वारा ये काम हो रहा है, सब जो सोशल एक्टिविस्ट है, तो उसमें आप किस तरह से काम करती है? यामिनी जी, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसे फुल टाइम मेरा जो प्रोफेशनल वर्क है वही मैं करती हूँ, लेकिन संडे को और जो दोपहर का टाइम होता है जब भी मतलब 2-1 घंटा मेरे को मिलता है, उस टाइम में मैं थोड़ा सोच के थोड़ी एक्टिविटी से फॉर्मुलेट करके करती हूँ। मतलब मैं सोशल वर्क करती हूँ, लेकिन वो मेरा फुल टाइम काम नहीं है। मेरा एंडोस्कोपी के साथ इनफर्टिलिटी का भी काफ़ी काम चल रहा है। एडवांस ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, टेस्ट बेबी करते हैं, और उसके साथ जो भी सरोगसी है, थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन है, वो सब में भी हम लोग अच्छे से सक्सेस दे रहे हैं पेशेंट को। सोशल वर्क की बात करूँ तो जो लव तापी केयर तापी का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था, तापी को बचाने के लिए मिशन चलाया था, वो उस टाइम पे मतलब दो साल पहले की बात करूँ तो अपनी जो रिवर है वो एकदम से पतली नाली जैसी हो गई थी, और वैसे इतनी पतली हो गई थी कि आप नहीं मानेंगे, कभी जो देख रहे हैं नदी तो अपना जो नानपुरा का ओवारा है वहाँ से हम लोग ने एक ओवारे से दूसरे ओवारे तक सब लोग चल के वहाँ खड़े रहे थे। वैसे हमने एक प्रदर्शन किया था और उसकी इम्पैक्ट इतनी आई थी कि सबको मालूम हुआ कि हाँ, नदी इतनी सूख गई है कि अपने जो हमेशा भरी रहती नदी है सकी से जा रही है, वहाँ हमने ह्यूमन चेन बनाई थी। और उसके बाद नदी काफ़ी लोगों का अटेंशन हुआ, और क्लीनलीनेस का भी एक सब जो एनजीओस है उसने प्रोजेक्ट चालू किया, और सिटी के लिए बहुत सारी संस्था उठी। तो मुझे आनंद है, हमने इतना कुछ काम तो नहीं किया है, लेकिन हमारे इनिशिएशन के साथ साथ बहुत सारा काम सूरत में होने लगा है। अभी बस का दरिया क्लीन करने का काम है, हम लोग प्लांटेशन का काम करते हैं, अंबिका निकेतन ओवर उसके पास उनकी केयर करते हैं। जहांगीरपुरा में एक एरिया है जो ब्रिज बना है डबोली का, उसके पास का जो एक ओवारा है, वहाँ सब लोग रात को मतलब ऐसे सोशल एक्टिविटीज चल रही थी, तो वो भी हमारे ध्यान में ही, मेरा एरिया नज़दीक है, तो हमने वहाँ भी बहुत सारा प्लांटेशन किया। गवर्नमेंट ने, अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने काफ़ी मदद की, और वहाँ हमने लाइटिंग वगैरह करके अच्छे बैठने का एक लाइब्रेरी कर दी। तभी वहाँ लोग सिटीजन्स लोग आने लगे आजू बाजू की सोसाइटी से, और वो जो न्यूसेंस वैल्यू थी सोसाइटी के लोग और अपनी सोसाइटी के लिए, वो सब खत्म हो गई। तो मतलब ऐसे छोटी बड़ी चीज़ जो हमारे ध्यान में आती है वो हम करना प्रयत्न करते हैं, और मुझे बहुत ही आनंद है कि अपने जो काम लेते हैं ना
उसमें सब लोग जुड़ जाते हैं। और सही दूसरा बात है। कि जो अपनी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज है, सब अधिकारीज है और दूसरी संस्था है, वो भी अच्छे से हमको जुड़ कोऑपरेट जाते हैं। करते हैं। जी, जी। बहुत यही कोऑपरेट तो करते हमारा हैं। जरूरत है, कुछ यही भी तो अपने जरूरत है। बात किया कि एक बार मैंने मिनिस्ट्री को बात करती हूँ, कभी वो कॉर्पोरेटर को बात करती, तो तुरंत जी। अपने वो सीरियसली लेते हैं और उसको काम करते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं। यही मैं कहना चाहती हूँ। हेल्प करते हैं, बहुत जी, हेल्प करते यही हमारा सूरत है कि एक दूसरे को हेल्प करके हमारे सूरत, कुछ भी हो जाए सूरत में तो तुरंत ही वो हंसते खेलते वापस सब कुछ शुरू हो जाता है, क्योंकि सबके सपोर्ट होते हैं तभी ये सब पॉसिबल होता है। और आप जैसी जो है दीप्ति पटेल हमारे साथ है, वो काफ़ी लोगों को समाज के द्वारा तो मदद करती ही है, समाज में हेल्प करती है, लेकिन कोई भी छोटा मोटा भी काम होता है तो वो तुरंत हाँ बोलती है, कभी उनके मुंह से ना नहीं निकलता है। वैसे क्योंकि मैंने भी अनुभव किया है उनका, तो मैं इसीलिए बोलना चाहती हूँ, वो जितनी दिखती है प्यारी उतनी ही प्यारी है। तो दीप्ति पटेल जी, और आगे हम बात करेंगे। आप बहुत कुछ कर रही है लेकिन बहुत कुछ छुपा भी रही है, तो हम जानने की वो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप और भी काफ़ी संस्थाओं के साथ जुड़ी है, तो वो भी बता दीजिए। एक तो रक्तदान केंद्र, मुझे जब तक पता है रक्तदान केंद्र में भी आप शामिल है, IMA गायनिक सोसाइटी में भी है, तो वहाँ पे आप किस तरह से ये एक्टिविटीज करती है? रक्तदान केंद्र से मैं करीब 4 साल से जुड़ी हुई हूँ जी। वहाँ का जो एक व्यवस्थापन है और जो कामगिरी है वो जी। मुझे बहुत ही इम्प्रेस कर गई, और 4 साल से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। वहाँ का एक स्टेम सेल का प्रोजेक्ट है, मतलब आपको मालूम होगा कि कॉर्ड ब्लड कलेक्ट करके स्टेम सेल निकालते हैं और वो प्रिजर्व करते हैं बच्चे की मतलब आगे की पीढ़ी के लिए कभी भी कुछ ज़रूरत पड़े तो। ये बहुत ही होनहार प्रोजेक्ट है, उसमें मैं पहले से जुड़ी हुई हूँ और वो इतना अच्छे से प्रोजेक्ट 2 साल में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। जो टेक्नोलॉजी लेके आए, उसका जो साइंटिस्ट है और जो एजुकेटेड कमिटी है, वो सब बहुत ही मेहनत करके अभी एक अच्छी सी लेवल पे वो प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर रहे हैं और अभी चला रहे हैं। तो मुझे मेरे लिए एक बहुत ही मतलब आत्मसंतोष की बात है कि वहाँ मेरा जो योगदान थोड़ा बहुत था उसमें बहुत अच्छे से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए और भगवान की दया से बहुत ही अच्छे से चलेगा। दूसरा है IMA में मैं करीब 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ मैं बहुत ही ऊपर की कामगिरी तो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें टाइम और ज़्यादा चाहता है। तो मैं मेरे लेवल से ऑफिस बेरर की पोस्ट पे मैं हूँ। अभी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ वहाँ, और अच्छी से हम लोग अभी जो कोविड के टाइम में समाज को और जो अपने अधिकारी हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर, SMC है, उनको उनके बीच में हम एक कड़ी बन के जो व्यवस्था है उसको अच्छे से प्रवाह में लाने की कोशिश कर रहे हैं। गायनिक सोसाइटी में मैं पास प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और करीब 6 साल से मैं ट्रेजरर की पोस्ट पे हूँ, और वहाँ इतना हमारा टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन दिल से हम सब संस्था बट जितना भी टाइम देते हैं आप दिल से देते हैं, और वहाँ की जो भी कार्य है आप दिल से वो निभाती है, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो दीप्ति जी की मुझे पता है तब तक वो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से करती है कि सबको न्याय मिले, किसी को नाराज़ नहीं करती है। वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि उनकी जो फील्ड है, एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीन्स कि 24 आवर्स उनको अलर्ट रहना पड़ता है, चाहे किसी भी अवस्था में हो, फोन आता है तुरंत उनको मतलब जाना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो ये ऐसे डॉक्टर है कि कभी भी उनको कहीं पे भी जाना पड़ रहा है, और साथ में इतनी सारी जगह पे जाना, इतना सारा मैनेज करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। इसलिए तो हमने यहाँ पे आपको इनवाइट किया है कि आपके द्वारा हमारी जो दूसरी महिलाएं देख रही है, तो मैं यही एक ही बात कहना चाहूँगी कि महिलाएं जो थाने वो कर सकती है, बस एक पैशन होना चाहिए कि आपको कुछ करना है। जिस तरह से दीप्ति जी आज बहुत कुछ कर रही है, साथ में इतने सारे काम भी कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही काम करो, एक काम ना करो। आप चाहे तो 50 काम भी साथ कर सकते हैं, लेकिन एक मैनेजमेंट के साथ करो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दीप्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी तरह से आपकी जो लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की। लेकिन जाते जाते
हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और हमारी महिलाएं जो देख रही है उनको एक मैसेज, एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे? आप जो भी फिल्में है वो फिल्म पसंद किया है उसको फॉलो करते रहो, वहाँ जितना बने उतना श्रेष्ठ काम करते रहो और उसके साथ आजू बाजू में जो दूसरी महिला है उसको हाथ पकड़ के साथ में सब चल के और झड़प से आप दौड़ कर सकती है। मतलब कि आप अकेले नहीं, सबको साथ लेके चलो, वही एक आपको संदेश है। जी जी, यही कि रिद्धि जी यही कहना चाहती है कि सबको साथ लेके चलेंगे तो आपकी कोई भी मंजिल हो आप पार कर सकते हैं। और जिस तरह से हमारा ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में, मैं भी एक लाइन कहना चाहूंगी, किसी भी स्त्री के लिए है हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्म सम्मान। तो आज हमारे साथ थी डॉक्टर दीप्ति पटेल, गायनेकोलॉजिस्ट है, IVF स्पेशलिस्ट भी है और एंडोस्कोपिस्ट में भी वो स्पेशलिस्ट है और लव एंड केयर हॉस्पिटल की वो संचालक है और वो सूरत की बहुत ही जानी मानी ये हॉस्पिटल है। अभी किसी भी महिलाओं को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर दीप्ति जी का संपर्क कीजिएगा। तो दीप्ति जी फिर से मिलेंगे ये एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ के शो में, नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड पे जुड़े रहिए। लेकिन दीप्ति जी कुछ आप कहना चाहेंगी क्या? यामिनी जी, आप जो ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हो और बहुत ही अच्छे से मतलब कर रहे हो और इसकी वजह से काफी नारी को प्रोत्साहन मिलता होगा और ये जो काम कर रहे हैं उसमें एक और उनका उत्साह बढ़ता होगा। तो ये जो आपने प्रोजेक्ट लिया है उसके लिए मैं आपको खूब खूब धन्यवाद देती हूँ और भगवान आपको और ताकत दे, वैसे मैं प्रार्थना करती हूँ। जी जी, थैंक यू मैम। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये ऐसे ही मैंने सोच के लिया है कि भाई सब लोग सभी तरह से प्रयत्न करते हैं सम्मान करने का, अवार्ड देके सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने कुछ अलग सोचा। एक नारी बहुत सारी नारी को लेके आगे चल रही है। मैं इसलिए चल रही हूँ कि मुझे दिखाना है कि हमारे सूरत में ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत कुछ करती है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी है कि मैम सोशल मीडिया पे नहीं है बट इतना कुछ करती है। तो जब आप सुनेंगे मेरे इंटरव्यूज मैंने जिस तरह से लोगों के लिए है, एक चुन के मैंने लोगों को लिया है यहाँ पे, और जो टारगेट मैंने लिया था कि 151 मैं इंटरव्यू करूँगी, अभी तक काफ़ी मैंने 70-80 इंटरव्यूज मेरे रिकॉर्डिंग हो चुके हैं और काफ़ी 37-38 टेलीकास्टिंग भी हो गए। लेकिन मुझे हर रोज़ इतने लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं कि मैम हमने भी ये किया है, मैम हमने भी ये किया है, तो आप भी हमें भी एक चांस दीजिए। जब मैं उनके बायोडेटास पढ़ती हूँ तब मुझे पता चलता है कि ये सोशल बोल रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे नहीं है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन आजकल जो शोट का जमाना है कि जितना कुछ भी करो फोटो डालो, लोगों को पता चलता है कि बहुत कुछ किया है उन्होंने। लेकिन काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने फोटो नहीं रखे हैं, वो ऐसे ही गुप्त दान भी करती है और गुप्त मतलब इतनी सारी सेवाएं करती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। इनको ऐसा स्टेज मिलना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जो समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है हमारे समाज के लिए। तो इसीलिए मैंने ये सोच के। यामिनी जी, आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको इतने सारे लोगों के साथ मिलना जुलना और उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखना भी मिलता होगा। बहुत आप भगवान का एक आभार मानते हैं जी अपने को इतना समर्थ बनाया कि अपने कुछ लोगों के लिए कर सकते। जी, मुझे तो भगवान ने इसीलिए बनाया है कि मैं हमेशा लोगों की सेवा ही करूं। 25 साल से यही कर रही हूँ। लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं हमेशा लोगों के लिए आगे ही आती हूँ, चाहे किसी भी तरह हो। मुझे अगर करना है, मैंने ये नोबल कॉज पे मैं काम कर रही हूँ, मैंने किसी से कोई चार्ज तक नहीं लिया है इस शो के लिए। जी, तो यही बस मेरी भावना यही है कि बस मेरे यहाँ शो पे आए लोगों को आप अपनी बात बताएं, ताकि बीजी महिला दूसरी महिलाएं इतनी सारी महिलाएं हैं जो काम करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ ऐसे सपोर्ट चाहिए, या कहीं ना कहीं ऐसा होता है उनकी परिवार से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनको कुछ मोटिवेशन मिले और वो कुछ करना चाहे और आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने। यही एक अपेक्षा के साथ ये शो है, क्योंकि आज की लाइफ और आज की जनरेशन, यही मैं कहना चाहती हूँ एक ही बात कि
हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है। मैम जिस तरह की सिचुएशन है हम देखते हैं कि आज लोगों के पास पैसे नहीं है, जैसे सिचुएशन आई है पैसों की वजह से लोग मरते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ महिलाएं हाउस वाइफ न रहे, अपने हस्बैंड को हेल्प करें या जो भी काम करना चाहे वो कुछ ना कुछ करें। अगर आप पढ़ी लिखी है तो ज़रूर कुछ करें ताकि आप समाज के लिए कुछ काम आ सके, अगर समाज के लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए काम आ सके। यही एक आशय के साथ ये हमारा शो है। तो दीप्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड थैंक यू, आप हमारे शो में आए। तो मिलते हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। जुड़े रहिए एक्सोटिक वेब इंडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में सोशल मीडिया पे। थैंक यू। नमस्ते।